टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी में स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण। और ये एक ऐसी प्रक्रिया थी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, उसकी जो प्रोसेस थी, जो उसकी डिमांड थी, वो अनेक चरणों से गुजरी हुई थी। मतलब एक बैग ब्रिटिश सरकार ने भारत के संविधान सभा के गठन की और संविधान निर्माण की बात को स्वीकार नहीं किया। तो किस किस चरण में होकर गुजरी थी, कौन कौन से अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन सी बातें कही थी, हम उन सभी को विधिवत रूप से पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर कि भारत के संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ और किन किन चरणों से होकर गुजरा। अध्ययन की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो हमने इसके 3 भाग बना रखे हैं। संविधान निर्माण को हमने समझने के लिए इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहला भाग है इसका कि संविधान सभा के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो इसका हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है, उसको हमने अपने संविधान के पहले भाग में रखा है। दूसरा जो इसका भाग है, उसमें हमने संविधान सभा के गठन को शामिल किया है। इसके दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, यानी कि हम मान सकते हैं कि क्रिप्स मिशन ने जो पहली बार इसको स्वीकार किया था, तो वहाँ से लेके मतलब उसके आगे की जो घटनाएं हमने दूसरे भाग में रखा है। तो इसका दूसरा सेक्शन हमने संविधान सभा का गठन बना रखा है। और तीसरा है संविधान का निर्माण, यानी जब संविधान सभा का चुनाव हो गया और संविधान सभा की पहली बैठक हुई, वहाँ से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हुआ, तो इसको हमने इस सेक्शन में तीसरे भाग में शामिल किया हुआ है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर और संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से तथ्य थे, ये कब कब कौन सी बातें कही गई। तो इसके पहले हिस्से में हम देखते हैं, शुरू करते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आने से पहले हम बता दें कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था 1935, इसमें कहा गया था कि भारत में चुनाव संपन्न कराए गए थे इस अधिनियम के तहत 1937 में। 1935 के अधिनियम में प्रावधान था कि भारत में निर्वाचन कराए जाएंगे और 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत में 1937 में चुनाव कराए गए थे। कुल 11 प्रांत थे, उसमें 11 प्रांतों के चुनाव संपन्न हुए थे। इन प्रांतों में अगर देखा जाए तो कुल 11 प्रांतों में जो सीटें थी वो 1586 सीटें थी। ब्रिटिश सरकार ने 1586 कुल सीटें निर्धारित की थी 11 प्रांतों के लिए। लगभग 711 सीट जो थी अकेले कांग्रेस ने इसमें जीती थी। और 711 सीट जीतने के बाद कांग्रेस ने 5 प्रांत कहा जाए और एक 6वां प्रांत था बम्बई, उसमें उसको मेजॉरिटी तो नहीं मिली थी, लेकिन सरकार कांग्रेस ने ही बनाई थी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 6 प्रांत, जिसमें से 5 प्रांत थे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास और संयुक्त प्रांत, जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, यहाँ उसको बहुमत मिल गया था। एक जो 6वां प्रांत था बम्बई में कुल सीटें थी 175 और इसमें से सबसे ज़्यादा सीटें 86 कांग्रेस को मिली थी। तो बम्बई में भी कांग्रेस ने ही अपनी सरकार का गठन किया था। इस प्रकार 6 प्रांतों में 1937 के चुनाव के तहत कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2 प्रांत ऐसे थे, उसका नाम था असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार का गठन हुआ था। 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार, 6 प्रांतों में उसकी बहुमत की सरकार, यानी टोटल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया था 1937 के चुनाव के तहत। मुस्लिम लीग के विषय में बता दें तो मुस्लिम लीग को फुल बहुमत तो नहीं मिला था, लेकिन बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के तहत सरकार का गठन किया था, यानी वहाँ मिलीजुली सरकार का गठन हुआ था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के आने की जो पृष्ठभूमि थी वो कहीं ना कहीं इस चुनाव से जुड़ी हुई है।
अगस्त प्रस्ताव का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो उसके बैकग्राउंड में था कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, हम जानते हैं कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने सितंबर में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और इसी युद्ध के शुरुआत से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। जैसे ही भारत को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में शामिल करने की घोषणा की, वैसे ही कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया। हम इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव की पृष्ठभूमि क्या थी? तो कांग्रेस के द्वारा 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया गया और तुरंत ही कांग्रेस ने रामगढ़ बिहार में अपना वार्षिक अधिवेशन बुलाया। कांग्रेस ने क्या किया? रामगढ़ बिहार में अपना वार्षिक अधिवेशन बुलाया। 8 प्रांतों से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने की घोषणा के कारण कांग्रेस ने अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। जो हमने पहले बताया कि 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी और 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार थी। तो इन 8 प्रांतों से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया और अपना वार्षिक अधिवेशन 1940 में ही बिहार रामगढ़ में आयोजित किया गया। अब इस संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए जो भारत के वाइसराय थे, उस समय वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारतीय नेताओं के सामने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देखिए 2 चीज़ें हैं। वाइसराय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे और इन्होंने ही जो प्रस्ताव पेश किया था 8 अगस्त 1940 को, उसे हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। भारत में आई संवैधानिक संकट जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया 8 प्रांतों से, तो इसके कारण वाइसराय ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ये रहा इसकी पृष्ठभूमि। अब हम देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव देखें तो पहली चीज़ थी कांग्रेस के मंत्रिमंडल से दिया गया इस्तीफा से उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करना। 8 प्रांतों से कांग्रेस ने जो इस्तीफा दे दिया था, उस संवैधानिक संकट को दूर करना, उसको ख़त्म करना, इसका एक उद्देश्य था। और दूसरी बात, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और उसमें भारत के सहयोग की आवश्यकता थी, तो ये 2 इसके अगस्त प्रस्ताव के उद्देश्य दिखाई देते हैं। पहला, मंत्रिमंडल का इस्तीफा से उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करना और दूसरा, युद्ध में भारतीयों के सहयोग को हासिल करने की आवश्यकता ने वाइसराय को प्रस्ताव पेश करने के लिए मजबूर किया। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले इस प्रस्ताव में बात कही गई थी कि युद्ध जैसे ही ख़त्म होगा तो एक संविधान निर्माण करने वाली संस्था का गठन किया जाएगा। एक प्रतिनिधिमूलक, मतलब प्रतिनिधियों से बनी हुई संविधान निर्माण करने वाली संस्था की बात कही गई थी, इंस्टीट्यूशन की बात कही गई थी, संविधान सभा की बात नहीं की गई थी। एक इंस्टीट्यूशन की बात की गई थी, संस्था की बात की गई थी गठन करने के लिए, जो प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी, प्रतिनिधि मूलक होगी। ना निर्वाचन की बात की गई थी, ना उसके फंक्शन की बात की गई थी। लेकिन हाँ, इतना कहा गया था इस अगस्त प्रस्ताव में कि संविधान निर्माण करने वाली संस्था का गठन किया जाएगा। दूसरी बात इसमें कही गई इस प्रस्ताव में कि भारतीयों की संख्या जो वाइसराय की कार्यकारिणी है उसमें अधिक कर दी जाएगी। जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको जो वाइसराय की कार्यकारिणी में है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको संख्या दी जाएगी। तीसरी बात कही गई थी कि युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की। पूछता है कि युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात किस प्रस्ताव में स्वीकार की गई थी? तो हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव में। और कहा गया था कि संविधान निर्माण किया जाना क्या होगा? भारत का अपना अधिकार होगा। किस प्रकार से होगा? संविधान सभा का गठन होगा कि नहीं होगा, इस विषय पे बात नहीं की थी अगस्त प्रस्ताव में, लेकिन इतना जरूर कहा गया था कि संविधान का निर्माण किया जाना क्या है? भारतीयों का खुद का अधिकार है। मतलब ये मान लिया गया कि भारत के जो लोग मांग कर रहे हैं संविधान निर्माण की, तो संविधान निर्माण करना उनका एक राइट होगा। इसके अलावा कहा गया कि युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारत में औपनिवेशिक स्वराज
डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। भारत को पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की गई थी, लेकिन औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी। ये भारत क्या होगा, ब्रिटेन का डोमिनियन बना रहेगा, कुछ क्षेत्रों में उसमें बात की गई थी। और एक और बात इसमें कही गई थी कि अगर कोई प्रभावशाली शक्तिशाली जो वर्ग है अगर वो विरोध करता है तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को सत्ता नहीं सौंपेंगे। कहीं ना कहीं प्रभावशाली शक्तिशाली वर्ग की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने लगी थी और बहुत सारे छोटे छोटे संगठन दिखाई देते हैं इस दौरान। तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि अगर हम इस टाइप की कुछ बातें रखते हैं तो हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा मतलब उनका फ़ायदा भी हो जाएगा और लेवल पे वो जो डिमांड है वो पूरी भी नहीं की जाएगी। तो इन सारे तथ्यों को अगर हम इसमें देखें तो 3 बातें थी। युद्ध सलाहकार परिषद के गठन की बात की गई थी, संविधान निर्माण करने वाली संस्था की बात की गई थी, भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या कार्यकारिणी में शामिल करने की बात की गई थी और औपनिवेशिक स्वराज देने की बात इसमें की गई थी। ये सारी बातें अगस्त प्रस्ताव में दिखाई देती हैं। किंतु इतना कुछ होने के बाद भी मुस्लिम लीग और भारत की जो कांग्रेस थी उसने, भारतीय कांग्रेस ने या कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने क्या किया, अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसको दर्शाने के लिए कांग्रेस ने तुरंत ही व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा कर दी। कांग्रेस ने क्या कहा कि हम अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने का तरीका क्या था कि विरोध करने के लिए उसने जनमानस में क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इसमें देखिए, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध और युद्ध में से अलग साबित करने के लिए, मतलब भारत को युद्ध से अलग साबित करने के लिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर दी। और ये शुरुआत हुई थी 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसकी शुरुआत हुई पौनार आश्रम महाराज से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई, पौनार आश्रम महाराज से। कब हुई, 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही इसके विनोबा भावे हुए। जो पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे थे। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही हुए। लगभग 2 महीने ये आंदोलन चला, यानी कि 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक 2 महीने दिन में गिना जाए तो 60 दिन, महीने में गिना जाए तो 2 माह तक कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया। और 2 माह के बाद यानी 17 दिसंबर को कांग्रेस ने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया। 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू ने 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः इसे आरंभ किया और यह दूसरे सत्याग्रही बने। यानी कि नेहरू ने दोबारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दोबारा इसकी घोषणा की, सत्याग्रह को प्रारंभ किया 5 जनवरी 1941 को और वे दूसरे सत्याग्रही बने। और इस दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, मतलब यह आंदोलन सबसे ज़्यादा तेज़ हुआ। नेहरू के नेतृत्व में हम मान सकते हैं कि 20,000 से ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम किस और नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी इसे जानते हैं। दिल्ली चलो आंदोलन भी इसे कहा जाता है, किसको, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, पौनार आश्रम महाराज से। कब हुई, 17 अक्टूबर 1940 को। किस लिए हुई, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में और भारत को युद्ध से अलग करने की दृष्टि से कांग्रेस ने इसको चालू किया था। पहले सत्याग्रह इसके विनोबा भावे हुए। 2 महीने चलने के बाद कांग्रेस ने इसे स्थगित कर दिया, यानी 17 दिसंबर को यह स्थगित हो जाता है। 5 जनवरी 1941 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे फिर से चालू करते हैं और ये इसके दूसरे सत्याग्रही होते हैं। दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी होती है, यानी नेहरू का नेतृत्व अगर माना जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा रहा है। अगर हम देखें तो इसे एक और नाम से जानते हैं, वो नाम था दिल्ली चलो आंदोलन। अब जैसे ही कांग्रेस ने ये काम किया तो मुस्लिम लीग भी चुप बैठने वाली बिल्कुल नहीं थी। मुस्लिम लीग ने क्या किया, तुरंत पाकिस्तान की मांग के लिए एक अधिवेशन कॉल कर ली। मुस्लिम लीग ने लाहौर में अपना अधिवेशन बुलाया। कब बुलाया, 23 मार्च 1940 को।
लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग के द्वारा संपन्न किया गया 23 मार्च 1940 को, और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं जिन्ना ने की। और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि जो लीग है वो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कोई चीज़ पे समझौता नहीं करेगी। यानी खुल के जिन्ना लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की वकालत करते दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र के अलावा और कोई चीज़ पे वो समझौता नहीं करेंगे। अगर हम इसकी बात करें, मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जो प्रस्ताव की बात अगर हम करें, तो इस प्रस्ताव का जो प्रारूप था वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का काम फजलुल हक द्वारा किया गया और प्रस्ताव का समर्थन खली कुजमा ने किया। ये 3 नाम हैं। चौथा नाम खुद जिन्ना है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता स्वयं जिन्ना ने की थी। जो मुस्लिम लीग या द्वारा पाकिस्तान की मांग का जो प्रस्ताव था उसका प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने, और इसको प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने, और इसका समर्थन किया था खली कुजमा ने। अगर हमें देखें तो इस शब्द को सबसे पहले पाकिस्तान को सबसे पहले देने वाला जो व्यक्ति था, अगर हम उसकी बात करें तो वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था। पाकिस्तान शब्द सबसे पहले जिसने दिया या जिसने इस शब्द का मतलब समझाया वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम सबसे पहले दिया था और ये दिया था 1933 में। और ये क्या था? एक छात्र था जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। इसने बताया कि 5 प्रांत से मिलकर पाकिस्तान बनेगा, और 5 प्रांत कौन कौन से थे? पंजाब था, अफ़गान प्रांत था, कश्मीर था, सिंध था और बलूचिस्तान था। उसने कहा कि 5 प्रांतों से मिलकर क्या बनेगा? एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान शब्द को, पाकिस्तान नाम को सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने ही दिया। अब जैसे ही, क्योंकि गतिरोध दूर नहीं हो रहा था, पाकिस्तान की मांग पे मुस्लिम लीग टिकी हुई थी और भारत अपनी आज़ादी की मांग से समझौता नहीं करना चाह रहा था, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्रिप्स मिशन भेजने की घोषणा की। और इसकी जो पृष्ठभूमि है अगर हम देखें तो पहली पृष्ठभूमि है भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग के लिए जो आंदोलन हो रहा था वो, उसके कारण क्रिप्स मिशन भेजा गया कि भारत के लोग स्वतंत्रता की लगातार मांग कर रहे थे, भारत को आज़ाद करने की लगातार मांग कर रहे थे। इसका एक कारण, क्रिप्स प्रस्ताव के आने का एक कारण ये भी है। इसके अलावा क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो ताकत थी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी और वो भारत के करीब आता जा रहा था, तो ये भी एक परेशानी थी। युद्ध के कारण जो जापान की शक्ति का विस्तार हो रहा था उसको रोकने के लिए भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता थी। इसके कारण भी क्रिप्स प्रस्ताव हम देखते हैं आता है। और एक और कारण है कि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां थी वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को दबाव में डाल रही थी, दबाव दे रही थी कि आप क्या करो, भारत को आज़ाद कर दो। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 देश की जो सरकारें थी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, लगातार ब्रिटेन पे दबाव बना रहे थे, ब्रिटिश सरकार पे दबाव बना रहे थे कि वो भारत को क्या कर दे, स्वतंत्र कर दे। इसके अलावा स्वयं अगर हम देखें तो ब्रिटिश सरकार ने खुद भी अनुभव कर लिया था कि उसे भारतीयों की मांग को मानना ही होगा। इसलिए उसने क्या किया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने 11 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजने की घोषणा की। 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एक मिशन भारत भेजने की घोषणा की। और यह मिशन कैसा था, यह मिशन एक सदस्यीय था। इस मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे, यह मिशन एक सदस्यीय था। इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, मतलब एक सदस्यीय मिशन था। स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम से इस मिशन को हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। और यह मिशन यानी स्टैफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, वो 23 मार्च 1942 को कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे। यानी क्रिप्स मिशन स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में सिंगल सदस्यीय मिशन 23 मार्च 1942 को
दिल्ली पहुंचा और दिल्ली पहुंचने के बाद इसने क्या किया, भारत के नेताओं से बातचीत की। गतिरोध को दूर करने के लिए, भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए कांग्रेस और जितने भी नेता थे, लीग के जो नेता थे, उनसे उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। बातचीत लगभग, क्योंकि 23 मार्च को ये दिल्ली पहुंचा था, बातचीत लगभग 7 दिन चली और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी योजना प्रस्तुत की और इसी योजना को हम क्या कहते हैं, क्रिप्स योजना के नाम से जानते हैं। हम यहाँ पे बताते चलें कि क्रिप्स के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इनको हम लोग इनके राष्ट्रीय शिक्षा उसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम ने बहुत सारे काम किए, तो आप लोग इनको भी ध्यान से ज़रूर देखें, पढ़ें कि कांग्रेस के जो लीग के क्रिप्स मिशन के साथ जो आधिकारिक वार्ताकार थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इस मिशन में जो बातें कही गई, अगर हम उसको देखें तो क्रिप्स ने जो बात स्वीकार की उसमें हम देखते हैं, पहली बार क्रिप्स मिशन में ये बात स्वीकार की गई थी कि भारत के संविधान निर्माण के लिए क्या किया जाएगा, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बार क्रिप्स ने इस बात को, क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की बात को पहली बार, निर्वाचित संविधान सभा के गठन की बात को पहली बार क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया और ये कहा कि जो ये संविधान सभा है या संविधान की रचना के लिए बनने वाले निर्वाचित संविधान सभा है, वो ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों और देसी रियासतों के प्रतिनिधियों से शामिल होगी, यानी मिलके बनेगी। ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित प्रतिनिधि और देसी रियासतों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होंगे, तब वो संविधान सभा बनेगी। पहली बात ध्यान रखना है कि निर्वाचित संविधान सभा की बात को क्रिप्स प्रस्ताव में ही स्वीकार किया गया। इसकी एक कमी कहें या इस प्रस्ताव को जो प्रावधान था उसमें कहा गया था कि प्रांत चाहे तो संविधान को स्वीकार करें या चाहे तो अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। तो पहली बार क्रिप्स प्रस्ताव में इस बात को तो माना ही गया कि संविधान सभा के निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान के निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करने की बात इसने स्वीकार की, लेकिन इसने प्रांतों को उनकी इच्छा पे छोड़ दिया कि वो चाहे तो संविधान में शामिल हो सकते हैं, चाहे अपना संविधान बना सकते हैं, यानी उनकी इच्छा स्वतंत्र होगी, वो चाहे तो शामिल हो चाहे तो ना हो। इसके अलावा इसमें कहा गया कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और इसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। अगस्त में पूर्ण उपनिवेश की बात नहीं की गई थी, अगस्त प्रस्ताव में उसमें औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी, लेकिन क्रिप्स मिशन में पहली बार पूर्ण उपनिवेश की बात की गई, पहली बार निर्वाचित संविधान सभा के गठन की बात की गई। इसके अलावा इसमें कहा गया कि वो चाहे तो राष्ट्रकुल, मतलब भारत को ये छूट दी गई थी कि वो राष्ट्रकुल में शामिल हो चाहे उससे अलग हो जाए। प्रांतों को ये छूट दी गई थी कि वो चाहे तो संविधान को स्वीकार करे और चाहे तो ना करें। एक और बात इसमें कही गई थी कि संविधान के जो संविधान सभा निर्माण करेगी वो उसमें और ब्रिटिश सरकार के बीच में अल्पसंख्यकों के हितों की दृष्टि से एक समझौता साइन किया जाएगा। मतलब समझौता करने की बात की गई थी, किसके हितों को दृष्टि में रखते हुए, अल्पसंख्यक के हितों को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटिश सरकार और भारतीय संविधान सभा में के मध्य क्या होगा, एक समझौता साइन किया जाएगा। इसका प्रावधान किया गया था इसमें। और एक संविधान के निर्माण होने तक, मतलब भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीय रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेगा, ये बातें की गई थी। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव बेहतर था, इसमें दो बात कहीं ना कहीं अड़ंगा डालती है, जिसके कारण कांग्रेस और लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। हम देखते हैं कि वो कौन कौन से रीजन थे जिसके कारण क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि कहीं ना अगस्त प्रस्ताव से बेहतर क्रिप्स प्रस्ताव का प्रावधान था। भारतीयों की दृष्टि से अगर देखते हैं तो अगस्त प्रस्ताव से अच्छा प्रस्ताव क्रिप्स लेके आए थे, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक हुई
11 अप्रैल 1942 ईस्वी को उसमें इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए ये स्टेटमेंट दिया गया था कि भविष्य के वादों से उन्हें कोई संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। उन्हें वास्तविक संतुष्टि तब मिलेगी जब भारत स्वतंत्र होगा। मतलब वो स्वतंत्रता से अलावा कोई दूसरी चीज़ मांग नहीं कर सकते थे। और एक और बात कांग्रेस ने नोटिस की इसमें कि क्रिप्स प्रस्ताव में प्रांतों को अलग होने का अधिकार दिया गया था, अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, तो इससे देश के टुकड़े हो जाते हैं। ये दो रीज़न थी कि स्वतंत्रता की मांग जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी वो ब्रिटिश सरकार ने उस रूप में स्वीकार नहीं किया, और दूसरी बात क्रिप्स प्रस्ताव में प्रांतों को अलग होने की आज़ादी दी गई थी। तो इस कारण से कांग्रेस ने इन दोनों कारण से क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर चुकी थी और इसकी इच्छा थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उसे पाकिस्तान एक अलग राज्य के रूप में बना के दे दे, और इस क्रिप्स प्रस्ताव में मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन को, उसे क्रिप्स प्रस्ताव ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रस्ताव पे विचारकों के जो विचार थे, अगर हम उसमें बात करें कि किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया, तो गांधी जी का स्टेटमेंट था क्रिप्स प्रस्ताव को लेके कि ये बाद की तिथि का चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक की बात गांधी जी ने कही कि क्रिप्स प्रस्ताव कैसा प्रस्ताव है, बाद की तिथि का चेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हुए कहा कि टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव कैसा है कि एक ऐसा बैंक है जो टूट चुका है या टूट रहा है और उसके नाम का पोस्ट डेटेड चेक बताया गया। और इसके अलावा पट्टाभी सितार मैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण किस प्रस्ताव को कहा है। तो गांधी जी, नेहरू जी और पट्टाभी सितार मैया ने अपने स्टेटमेंट, अपने उद्गार, अपने वक्तव्य के आधार पर उन्होंने दिया। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव कांग्रेस और लीग दोनों के द्वारा स्वीकार कर दिया गया। आज हम अपने इस पहले लेक्चर में प्रयास कर चुके हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया, लेक्चर हमने बनाया है, इसमें जितने भी तथ्य हैं वो आपके सामने हम स्पष्ट रूप से रख सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उसमें जाके कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके आगे का वीडियो आपके सामने इसका दूसरा भाग लेके आएंगे। आप देखते रहें हमारा चैनल, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।